जो धैर्यवान नहीं है उसका न तो वर्तमान है और न ही भविष्य है। ये बात बोल के गए थे आचार्य चाणक्य आज से 2300 साल पहले। ये समय वो था जब हमारे भारत देश के ऊपर फिर से एक बार परकीय आक्रांताओं का बहुत बड़ा भय था। और ऐसे में भारत देश का, इस महान धरती का एक महान सपूत इस देश के बचाव के लिए, हमारे भारत माता के लिए फिर से एक बार खड़ा हो गया। ये समय वो था जब फिर से एक बार हमारा देश छोटे छोटे राज्यों में बिखर गया था। और ऐसे में आचार्य चाणक्य ने एक ऐसा विजन दिया कि जिससे कि पूरे भारत देश को फिर से एक बार एक पॉलिटिकल यूनिट में जोड़ा जा सके और इससे कि कोई भी परकीय आक्रांता हमारे देश के ऊपर आक्रमण ना कर सके। आज यही कहानी लेकर मैं आपके पास फिर से एक बार आया हूँ। चलिए इस कहानी को समझते हैं। लेकिन यदि आपको यह चैनल पसंद है तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए इस कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो इससे पहले कि हम भारत देश के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को समझें, हम आचार्य चाणक्य के बारे में कुछ समझ लेते हैं। आचार्य चाणक्य का नाम था विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य, लेकिन उनकी प्रखर बुद्धिमत्ता की वजह से, उनके तेज की वजह से उनका चाणक्य ये नाम भी प्रसिद्ध हुआ और आज यही नाम से पूरी दुनिया उन्हें जानती है। चाणक्य भले ही अर्थशास्त्र हो, भले ही राजनीति हो, भले ही कैसे एक देश को, एक राष्ट्र को चलाना है, कैसे टैक्सेशन पॉलिसीज उस देश में होनी चाहिए, किस तरह का इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वहाँ होना चाहिए, राजा के क्या ड्यूटीज़ है, क्या कर्तव्य है, ये सारी बातें आचार्य चाणक्य 2300 साल पहले बोल गए हैं। जो सारी बातें यूरोपियन फिलोसोफर्स ने पिछले 300 या 400 साल में खोजी है, वो सारी बातें हमारे देश के चाणक्य ने 2300 साल पहले खोजी है। क्या आप इस बारे में सोच सकते हैं? दोस्तों, यदि हम आचार्य चाणक्य की बातों को सुनते और उन्होंने जो रास्ता बताया है उसके ऊपर चलते, उनकी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते, तो पिछले 2000 सालों में कोई भी आक्रमण हमारे देश पर नहीं हो पाता। ऐसा कोई भी आक्रांता नहीं था जो हमारे देश का कुछ भी बिगाड़ सकता था यदि हम चाणक्य को समझते। लेकिन हमने चाणक्य को कभी समझा ही नहीं। चाणक्य को समझा हमारे संविधान के निर्माताओं ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान बनाया तब उन्होंने जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंटर है, उसको बहुत ज़्यादा पावर दी और स्टेट्स को कम पावर दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने चाणक्य को समझा। चाणक्य ने कहा था कि यदि भारत जैसे इतने बड़े देश को, एक उपखंड को अगर एक साथ जोड़ कर रखना है तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंटर होना, एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। यदि ऐसा ना हो, एक यूनिफाइड, एक बड़ा साम्राज्य ना हो, एक बड़ा एकसंध भारत ना हो, यदि भारत टुकड़ों में बट जाएगा तो ज़रूर बाहर के आक्रामक आएंगे और भारत को लूटेंगे, भारत के ऊपर कब्जा करेंगे और हमें गुलाम बनाएंगे। और यही हुआ। चाहे वो तुर्क हो, मुग़ल हो या ब्रिटिश हो, वो हमेशा तभी भारत में एक्सपांड कर पाए जब हम छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे। और इसी बात को समझते हुए आज हमारा संविधान आचार्य चाणक्य की बातों को समझता है और इसीलिए उसने संविधान में सेंटर को ज़्यादा पावर दी है। अब आचार्य चाणक्य ने ये सारी चीज़ें कहाँ से सीखी? बुद्धिमत्ता तो उनके पास थी ही, लेकिन वो उस समय की बहुत ही विश्वविख्यात ऐसी तक्षशिला यूनिवर्सिटी में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की थी। क्या आप जानते हैं दोस्तों, जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी उस समय के सिंध में थी या आज का जो पाकिस्तान है उस प्रोविंस में थी, वो उस ज़माने की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी थी। और ऐसे में आचार्य चाणक्य तक्षशिला में एक स्टूडेंट रहे, वहाँ पे उन्होंने शिक्षा हासिल की और उनकी बुद्धिमत्ता को लेकर, उनका ज्ञान था, उनके विचार थे, उसकी सराहना करते हुए उस यूनिवर्सिटी ने उन्हें आचार्य या प्राध्यापक के रूप में एम्प्लॉय किया था। ये समय वो था जब अलेक्जेंडर या सिकंदर भारत देश के ऊपर आक्रमण करने के लिए बड़ा ही उतावला था। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि सिकंदर ने भारत के ऊपर आक्रमण किया और छोटे छोटे राज्यों को जीतना शुरू किया। आचार्य चाणक्य तक्षशिला में बैठकर ये सारा पॉलिटिकल सिचुएशन ध्यान से देख रहे थे और उन्हें एक बात समझ में आ गई कि सिकंदर केवल इसलिए जीत पा रहा था क्योंकि भारत देश छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। यदि इस भारत देश को सशक्त करना है, समृद्ध करना है, बलवान बनाना है,
तो सारे छोटे छोटे राज्यों को हमें मिटाना होगा और उसकी जगह पर एक बहुत बड़ा, एक महान साम्राज्य खड़ा करना पड़ेगा। यदि ऐसा हुआ तो ही, सिर्फ तो ही भारत देश को बलवान बनाया जा सकता है और इस तरह से भारत देश के ऊपर कोई आक्रमण नहीं कर सकता। यही विजन लेकर, यही सपना लेकर आचार्य चाणक्य निकल पड़े। जब अलेक्जेंडर का आक्रमण हो रहा था, उससे पहले कि हम बात समझते हैं, आचार्य चाणक्य ने उस समय का जो सबसे बड़ा एम्पायर था, साम्राज्य था, मगध का साम्राज्य, जिसके ऊपर राज था धनानंद का। ये धनानंद ऐसा राजा था जो बहुत ही ज़्यादा लोभी था, बहुत ही केवल पैसों के बारे में सोचता था। और इस धनानंद के अलावा और भी छोटे छोटे महाजनपद भारत देश में हुआ करते थे, जैसे हमने पिछली बार देखा था। देखिए दोस्तों, ये था उस समय का भारत, और इस भारत को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा गया था, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा राज्य था मगध का राज्य। ये देखिए, ये था मगध का राज्य, जिसके ऊपर नंदा वंश के शासकों का राज था, और इसका सबसे आखिरी राजा था धनानंद। जैसा मैंने कहा, धनानंद अपने सब्जेक्ट्स की या अपने राज्य में रहने वाले लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं करता था। उसके राज्य में भूखमरी फैल गई थी, हजारों लोग मर रहे थे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो केवल अपने भोग में, विलास में बिल्कुल मंझा हुआ था। उसे केवल एक ही चीज़ आती थी, मजा करना, एंजॉय करना। उसे अपने राज्य की या राज्य कैसे चलाना है उसकी कोई फिक्र नहीं थी। भले ही लोग मर रहे तो मरने दो, मैं तो केवल भोग विलास करूंगा। इस तरह का यह राजा था। और जब ये राजा भारत पे राज कर रहा था, तभी सिकंदर का आक्रमण हुआ। जब सिकंदर ने आक्रमण किया तो आप देख सकते हैं कि नंदा साम्राज्य भारत देश में सबसे बड़ा था, और सिकंदर ने एक काफ़ी बड़ा हिस्सा भारत का जीत लिया था। ऐसी परिस्थिति में आचार्य चाणक्य धनानंद के पास पहुंचे। उन्होंने धनानंद को समझाया कि देखो, हमारे भारत देश के ऊपर आक्रमण हुआ है, सिकंदर पूरा भारत देश जीतना चाहता है, और तुम यहाँ बैठे भोग विलास कर रहे हो। चलो बाहर पड़ो अपने राजमहल से, अपनी सेना लेकर सिकंदर पे टूट पड़ो। तुम्हारी सेना इतनी ताकतवर है कि सिकंदर को हराया जा सकता है। लेकिन धनानंद ने आचार्य चाणक्य की बात नहीं सुनी, उल्टा उनका मजाक उड़ाया और उनको अपमानित करके अपने दरबार से बाहर फेंकवा दिया। आचार्य चाणक्य बहुत क्रोधित हुए और उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि जब तक धनानंद जैसा दुष्ट राजा, जिसे अपने अपने राज्य में रहने वाले लोगों की, इस देश की बिल्कुल फिक्र ना हो, उसे राज्य पर बैठने का कोई अधिकार नहीं। और इसलिए आचार्य चाणक्य ने ठान लिया कि अब वो अपने चोटी के बाल तभी बांधेंगे जब वो धनानंद को राज सिंहासन से दूर करेंगे, और उनकी जगह पर एक बहुत ही सशक्त और एक बहुत ही केपेबल, जिसके पास योग्यता है, ऐसे व्यक्ति को वो राज सिंहासन पर बिठाएंगे और पूरे भारत को एक कर देंगे और बलवान बनाएंगे। यही सोच लेकर आचार्य चाणक्य निकल पड़े। देखिए दोस्तों, यही था वो धनानंद। आप इसकी शक्ल से ही देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा लोभी, कितना ज़्यादा दुष्ट, कितना एरोगेंट है ये। लेकिन आचार्य चाणक्य ने ठान लिया था कि इसको मैं राज सिंहासन से दूर करके ही रहूँगा। जब आचार्य चाणक्य बाहर निकले, उस राजमहल से बाहर निकले और चल रहे थे, तभी उन्होंने वहाँ के सड़क पर जो एक मैदान था, उस मैदान में कुछ बच्चों को खेलते हुए देखा, और उसमें से एक बच्चा आचार्य चाणक्य की नज़र में आ गया। वो बच्चा उन्हें भा गया। वो बच्चा राजा बना हुआ था, यानी कि वो बच्चे खेल रहे थे। उनमें से कुछ लोग जो थे वो सैनिक बने थे, कुछ लोग राज्य में रहने वाले लोग बने थे, और वो बच्चा राजा बना हुआ था और राजा के कर्तव्य उस बड़ी छोटी सी उम्र में बड़े ही बखूबी से निभा रहा था। वो बच्चा था आगे का, भविष्य का हिंदुस्तान का सम्राट, जिसने हिंदुस्तान की रक्षा की, चंद्रगुप्त मौर्य। ये चंद्रगुप्त मौर्य जानते हैं कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद का ही बेटा था। धनानंद की कई सारी स्त्रियों के साथ उनके संबंध थे, और ऐसे ही एक स्त्री को जो निचली जात की मानी जाती थी, उसी का बेटा था चंद्रगुप्त मौर्य। धनानंद ने चंद्रगुप्त मौर्य को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया था अपने बेटे के रूप में, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर बहुत सारे गुण थे। वो बहुत ज़्यादा धैर्यवान था, बहुत सशक्त था,
उसके अंदर वो सारे गुण थे जो उसे एक राजा बनाने के लिए योग्य थे। और आचार्य चाणक्य ने इस बात को ठान लिया कि वो चंद्रगुप्त मौर्य को भारत के राज सिंहासन पर बिठाएंगे और उसे राजा बनाएंगे और खुद अपने अंडर उसे ट्रेन करेंगे। यही सोच को लेकर आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त की माँ से मिले और उसने कहा कि हे चंद्रगुप्त की माँ, तुम अपने बेटे को भारत माता के लिए सौंप दो मेरे हवाले। मैं तुम्हारे बेटे को उसमें सारे गुण जो है उसका विकास करूँगा और तुम्हारे बेटे को इतना काबिल बना दूंगा कि वो इतिहास में ऐसा नाम बनाएगा कि वैसा किसी ने नहीं बनाया होगा। चंद्रगुप्त मौर्य की माँ ने अपने बेटे को भारत माता के लिए भारत माता के हवाले कर दिया। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त की शिक्षा शुरू कर दी। उसने चंद्रगुप्त को हर तरह से काबिल बनाया और चंद्रगुप्त भी बिल्कुल आचार्य चाणक्य की उम्मीदों पर खरा उतरा। उसने सारी शिक्षा बड़े ही जल्दी से विकसित करनी शुरू कर दी। चंद्रगुप्त हर काम में, हर जो भी सिखाया जाएगा उसमें बिल्कुल माहिर था। फिर चाहे वो युद्ध कला हो, फिर चाहे वो राजपाट हो, फिर चाहे कैसे एक राज्य को चलाना है, क्या इकोनॉमिक सिस्टम होना चाहिए, क्या टैक्सेशन सिस्टम होना चाहिए, सारी चीज़ें चंद्रगुप्त सीख गया। वो राजा का धर्म क्या है, राजा का कर्तव्य क्या है, उसे भी सीख गया। इस तरह से चंद्रगुप्त एक परिपूर्ण विद्यार्थी बन गया और आचार्य चाणक्य को उसने बड़ा ही प्रसन्न किया। उसी वक्त अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर भारत के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से एक एक छोटे छोटे राज्य को जीत रहा था और ऐसा डर था कि शायद सिकंदर पूरे भारत को जीत लेगा। आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा कि हे चंद्रगुप्त, तुम सिकंदर की सेना में जाओ, वहाँ भर्ती हो जाओ और वहाँ एक स्पाई का काम करो। चंद्रगुप्त ने इस बात को मानते हुए सिकंदर की सेना में वो भर्ती हो गया अपने कुछ दोस्तों के साथ और वहाँ पे उसने स्पाई का काम किया और खुद उसने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन किया कि कैसे युद्ध होता है। इनफैक्ट सिकंदर तो खुश हो गया था चंद्रगुप्त की बहादुरी, उसके पराक्रम को लेकर। इस तरह से चंद्रगुप्त को अनुभव मिल गया और उसके बाद चंद्रगुप्त सम्राट बनाने का वक्त आ चुका था। इसलिए आचार्य चाणक्य ने धीरे धीरे करके सेना को इकट्ठा करना शुरू किया और अपनी खुद की चंद्रगुप्त की सेना बनाना आचार्य चाणक्य ने शुरू कर दिया। जब धनानंद को इस बात का पता चला तब वो क्रोधित हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य और धनानंद के बीच में लड़ाई हुई, लेकिन पहली लड़ाई में तो चंद्रगुप्त हार गया। आचार्य चाणक्य ने सोचा कि ऐसी क्या वजह है जिससे चंद्रगुप्त हार गया। तब उन्हें पता चला कि वो तो जहाँ पर धनानंद का सबसे स्ट्रॉन्ग होल्ड है, उसकी राजधानी, उसी पे टूट पड़े। उससे अच्छा है कि धीरे धीरे धनानंद को घेर लिया जाए। यही सोचते हुए आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त ने छोटे छोटे जो राज्य थे, जो उसके कैपिटल राजधानी से बाहर थे, गांव थे, शहर थे, उनको धीरे धीरे करके जीतना शुरू कर दिया। वहाँ के लोग बड़े खुश थे क्योंकि वो भी धनानंद से बिल्कुल पीड़ित हो चुके थे और उन्हें धनानंद से बचाने वाला, मुक्त करने वाला कोई चाहिए था। और उन्होंने आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त का खुले दिल से स्वागत किया और चंद्रगुप्त की सेना में भर्ती हो गए और चंद्रगुप्त को अपनी वफादारी दे दी। इस तरह से धीरे धीरे करते हुए चंद्रगुप्त और चाणक्य इन्होंने अपना साम्राज्य बढ़ाया और बढ़ाते बढ़ाते एक दिन वो पाटलिपुत्र यानी कि मगध साम्राज्य, धनानंद का जो साम्राज्य है उसकी राजधानी है, वहाँ तक पहुँच गए और चंद्रगुप्त और धनानंद में फिर से एक बार लड़ाई हुई। लेकिन इस बार ये जो लड़ाई थी इसमें चंद्रगुप्त का पगड़ा भारी था, उसके पास सेना ज़्यादा थी और पराक्रम भी चंद्रगुप्त के पास ही था। इस लड़ाई में धनानंद की बड़ी बुरी तरह से हार हुई और धनानंद का जो सेनापति था और उसका जो अमात्य था या जो प्राइम मिनिस्टर था, वो सारे लोग चंद्रगुप्त की ओर आ गए क्योंकि उन्हें भी इस बात का एहसास हो चुका था कि धनानंद राजा बनने के योग्य नहीं है। इसलिए अमात्य राक्षस जो उसका प्राइम मिनिस्टर था वो चंद्रगुप्त के पास आ गया, चाणक्य के पास आ गया और चंद्रगुप्त ने धनानंद को हराकर उसे एग्जीक्यूट करवाया क्योंकि वो आवश्यक था। और इस तरह से चंद्रगुप्त सम्राट बन गया और धीरे धीरे करते हुए चंद्रगुप्त और चाणक्य ने अपना साम्राज्य को बढ़ाने के लिए शुरुआत कर दी। उत्तर भारत में जितने छोटे छोटे राज्य थे उन सभी राज्यों को जीतना शुरू किया और उन राजाओं को भी इस बात का एहसास हुआ कि यदि भारत देश को एक करना है, संगठित करना है, तो हमें चंद्रगुप्त के अंडर उसके प्रभाव में राज करना पड़ेगा। और इसलिए
वो भी चंद्रगुप्त के साथ जुड़ते चले गए। और इस तरह से आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त इनकी विजन देखते ही देखते पूरी हुई और इस तरह से बना चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य। आप देख सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कितना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। उसने देखते ही देखते धीरे धीरे करते हुए उत्तर भारत के सारे राज्यों को अपने साथ जोड़ लिया और एक बिल्कुल बहुत ही सशक्त, बहुत ही संगठित एक साम्राज्य खड़ा कर दिया। भारत देश को एक कर दिया, बिल्कुल यूनिफाई कर दिया। अब आने दो किसी भी आक्रांता को, हम उससे नहीं डरते। हम तब तक डरते थे जब तक ये देश बटा हुआ था, लेकिन अब ये देश एक हो चुका था। लेकिन तभी अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद एक और ग्रीक जनरल भारत की ओर आ रहा था। उसका ये स्वप्न था कि मैं भारत को जीतूंगा। जो काम सिकंदर नहीं कर पाया था वो काम मैं करके दिखाऊंगा। उसे ये लगा था कि भारत फिर से एक बार छोटे छोटे टुकड़ों में बंट चुका है, लेकिन उसे पता नहीं था कि आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त ने पूरे उत्तर भारत को यूनिफाई कर दिया है, एक कर दिया है। लेकिन वो तो सोच रहा था कि मैं भारत को बड़े ही आसानी से जीत लूँगा, इसलिए बहुत बड़ी सेना को लेकर वो फिर से उसी मार्ग से आ रहा था जिस मार्ग से चंद्रगुप्त आया था, और उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। ये है सेल्यूकस निकेटर जो भारत की ओर आया था। वो चाहता था कि भारत को उसके ऊपर आक्रमण करे, यहाँ के लोगों को मारे, लूटे और भारत देश को लूट कर चला जाए। लेकिन जब वो यहाँ आया तो वो बिल्कुल चौकन्ना रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो गया कि भारत देश एक हो गया और पूरा उत्तर भारत एक साथ जुड़ गया। उसे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। लेकिन इस बार उसका मुकाबला कोई छोटे मोटे राज्य नहीं, एक पूरा संगठित भारत करने वाला था चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर। और इसी तरह से चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर में एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई। उत्तर भारत के एक क्षेत्र में उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई। इस लड़ाई का नतीजा ये निकला कि सेल्यूकस निकेटर को भागने के लिए भी जगह नहीं मिली। उसकी सेना का कत्लेआम हो गया। भारतीय वीरों की पराक्रम को देखकर, उनके शौर्य को देखकर उसे यकीन नहीं हो रहा था। क्या ये वही भारत था जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, लेकिन आज पूरी तरह से एक होकर मेरा सामना कर रहा है, मुकाबला कर रहा है और मेरी सेना को मार रहा है। चंद्रगुप्त का पराक्रम देखकर, उसकी रणनीति देखकर सेल्यूकस निकेटर बिल्कुल डर गया। सेल्यूकस निकेटर की पूरी सेना का संहार हो गया और भारत के ऊपर उसके आक्रमण करने का जो उसका जो विचार था वो उसे छोड़ना पड़ा और रणभूमि पर उसे धूल चटाई गई। फिर से एक बार भारत ने एक विदेशी आक्रांता के ऊपर बहुत बड़ी जीत हासिल की। ये हमारे भारत देश की एक बहुत बड़ी जीत थी जिसके बारे में हमारे कम्युनिस्ट इतिहासकार कभी हमें नहीं बताते। इस जीत के बाद जब सेल्यूकस निकेटर बिल्कुल पराजित होकर अपना सर नीचे रख के चंद्रगुप्त के सामने खड़ा था, तब विजयी चंद्रगुप्त ने उससे पूछा कि अब तुम बताओ क्या चाहते हो तुम। तब सेल्यूकस निकेटर ने सिर्फ इतना ही कहा कि देखिए, मैं आज के बाद भारत के ऊपर कभी भी आक्रमण नहीं करूँगा। मेरी बस एक ही इच्छा है कि आप मेरी बेटी से विवाह कर लें। तो इनफैक्ट वो आया था लड़ने के लिए, लेकिन चंद्रगुप्त की पराक्रम को देखकर, वीरता को देखकर, उसके गुण देखकर उसने अपनी बेटी चंद्रगुप्त को दे दी और चाणक्य ने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कहा। इस तरह से हम देखते हैं कि भारत देश ने फिर से एक बार एक बहुत बड़ी जीत हासिल की और चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने हमारे देश के इतिहास में एक सुवर्ण पन्ना लिखा। देखते ही देखते चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य फैलता चला गया। उसके बेटे बिंदुसार ने उस साम्राज्य को और भी फैलाया। देखिए दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये पहले का भारत है जहाँ पे भारत बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ है। लेकिन जो दूसरा भारत आप देख रहे हैं वो है मौर्य साम्राज्य, जो अशोका के समय में इतना ज़्यादा फैल गया था। क्या आप देख पा रहे हैं कि इतना बड़ा भारत देश आज के अफगानिस्तान से लेकर पूरे नॉर्थ ईस्ट तक और आज के कश्मीर से लेकर दक्षिण भारत तक पूरा मौर्य साम्राज्य फैल गया और इस एक संगठित मौर्य साम्राज्य के ऊपर आक्रमण करने की किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। दोस्तों, यही हमारे भारत देश का दुर्भाग्य है कि हमेशा कोई बड़ा साम्राज्य आता है लेकिन उस साम्राज्य के टुकड़े हो जाते हैं और हम फिर से टुकड़ों में बट जाते हैं और इसीलिए हम पे आक्रमण हो पाते हैं। लेकिन जब इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा हो गया तो कोई आक्रांता की हिम्मत नहीं हुई। आज अगर हम फिर से जुड़ जाए,
फिर से संगठित हो जाए तो फिर से एक बार भारत देश को एक महासत्ता बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये थी हमारे भारत देश के इतिहास की एक बहुत बड़ी सुवर्ण कहानी। चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलेंगे फिर से ऐसे ही एक कहानी के साथ। अलविदा। वंदे मातरम। जय हिंद।